देखिए आपका ये प्रेसिडेंट बताया जा रहा था, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में अभी आपका अनुच्छेद जो चल रहा है, आपका 52 बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस पर हमने चर्चा की थी। 53 बताया गया कि जो संघ की एग्जीक्यूटिव पावर होगी, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, वह प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगी और प्रेसिडेंट इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ में बताया गया कि अधीनस्थ मतलब क्या हुआ, मंत्रिपरिषद। यहाँ जो व्याख्या की गई है 53 में, एक और बात महत्वपूर्ण थी कि राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च समादेशक होगा, यानी कि आपका आर्डर देने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो राष्ट्रपति है। इसके बाद 54 बताया गया कि 54 में निर्वाचक मंडल दिया गया है राष्ट्रपति का, यानी कि कौन से वह व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन का मेथड या मूड आपका 55 में दिया गया है। और 56 कल बताया गया पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति कब तक अपने ऑफिस पर बना रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। तो भाई सामान्य नियम है कि जिस तारीख को वह शपथ लिया, ओथ लिया, उससे कितने दिनों तक अपने पद पर रहेगा, 5 साल। लेकिन 3 प्रोविजो थे और आपका तीनों को खंड वाइज याद रखिएगा। आपका पहला प्रोविजो है आपका 56(1) का, परंतु ये कहता है कि राष्ट्रपति रिजाइन दे सकता है, किसको, उपराष्ट्रपति को। तो तुरंत 56 का क्लाज 2 भी पढ़ लेना है कि जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को रिजाइन देता है, उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। इसके बाद खंड 2 हम बताए थे, परंतु नंबर बी में बताया गया है कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग चलाकर जिसकी प्रक्रिया या ढंग 61 में दिया गया है, उसके पद से हटाया जा सकेगा। और तीसरा प्रोविजो कह रहा है कि अगर 5 साल में चुनाव नहीं हो पाए तो राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी न आ जाए, यानी कि जब तक कि नया राष्ट्रपति ओथ न ले ले। 56 भी बता दिया गया था। अब आइए 57 भी पूछा जाता है। अगला अनुच्छेद निकाल लीजिए 57। 57 में आपका पूछा भी गया है, आपका जीएस में भी, जे में भी, कि राष्ट्रपति पुनर्मने निर्वाचन का पात्र होगा, यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है, तो कोई समय सीमा नहीं है। आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट चुना गया तो पुनः उसे प्रेसिडेंट चुना जा सकता है कि नहीं, चुना जा सकता है। कितनी बार, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 57 स्पष्ट ये बता देता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार का माने पुनर्नियुक्ति का क्या होगा, पात्र होगा। लेकिन अमेरिका से जोड़ना है भाई। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं। यानी कि अमेरिका में दायरा सीमित है। कोई व्यक्ति केवल कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, 2 बार। 2 बार भाई, 3 बार नहीं। अमेरिका में केवल 2 बार। ट्रंप 1 बार रहे, दूसरी बार चुनाव जीते, हार गए। तो हार गए तो देखिए उनके समर्थकों ने क्या किया, संसद में घुसकर और क्या क्या हंगामा मचाया था और लोकतंत्र को तार तार कर दिया। यानी कि हार बर्दाश्त नहीं कर पाए उनके समर्थक। ये इसका मतलब काफी हंगामा मचा था अमेरिका में। तो आइए 57 हो गया।
तो अब देखा जाए आपका 57 के बाद देखा जाए 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या क्वालिफिकेशन या योग्यता, यानी कि कौन वह व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अर्थात क्या योग्यता होनी चाहिए, वह योग्यता किस सेक्शन किस अनुच्छेद में दी गई है। तो 58 पूछा जाता है भाई, आपका जे में भी आ चुका है और आपका जो क्वेश्चन आया है आईएएस में भी आया है, जीएस में भी आया है। जब भी इसको पढ़िएगा तो फिर मैं बता दूं, आप दो एंगल से इसको पढ़ेंगे, एक भारत के राष्ट्रपति के एंगल से और एक आपका भारत के उपराष्ट्रपति के एंगल से, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के एंगल से। क्योंकि आपका जो दो योग्यताएं होंगी, क्वालिफिकेशन होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में समान होगा, और जो तीसरी क्वालिफिकेशन होगी, जो तीसरी योग्यता होगी, उसी में अंतर आएगा। उसमें अंतर ये है कि राष्ट्रपति के लिए तीसरी योग्यता भी हम बताएंगे, पहले कंसेप्ट बनाया जाता है। राष्ट्रपति के लिए तीसरी योग्यता ये है कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, लेकिन एज के सिवाय। और राज्य उपराष्ट्रपति के लिए ये है कि वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता। यही अंतर आएगा। फिर एक बार समझिए, यही बार बार पूछा जाता है। अब देखिए मॉडल हम बताएंगे, दोनों पहले अनुच्छेदों को एक साथ लिया जाए। जब भी पढ़िएगा, जब भी आप पढ़िएगा दो आर्टिकल एक साथ कोरिलेट करके पढ़िएगा। एक 58 को पढ़िएगा, और उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है, सिक्सटी सिक्स है भाई आपका। यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल बना है 66। फिर हम बता दें, दो आर्टिकल एक साथ आपको पढ़ना है। कौन कौन, एक 58 और दूसरा कौन सा आपका 66। दोनों अनुच्छेद एक साथ पढ़िएगा। फिर एक बार देखिए, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। और वह किस अनुच्छेद में किया गया है, आपका कह सकते हैं 58। तो 58 डायरेक्ट निकाल लीजिए और देखिए आपका क्या क्या कहता है। आपका पहला ये कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का सिटीजन हो, यानी कि इंडिया का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। अर्हित मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन रखता हो। क्वालिफिकेशन का मतलब योग्य हो, ना है तो क्या हो, योग्य हो कि अयोग्य हो, योग्य हो। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या आपका कह सकते हैं कि योग्यता होनी चाहिए। तो आपका फिर एक बार देखिए, पहला तो वह भारत का क्या हो, नागरिक। अब इसी पर आइए, भारत का नागरिकता जो मिल सकती है, या तो जन्मतः भी मिल सकती है, यानी कि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है तब भी वह नागरिकता पा सकता है। और दूसरा तरीका यह है कि किसी अन्य देश का नागरिक हो और भारत की नागरिकता स्वीकार कर लिया हो, उस देश की नागरिकता छोड़कर। तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक है और भारत की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है,
सरकार उसे नागरिकता प्रदान करती है, तो ऐसी दशा में क्या वह व्यक्ति भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं? लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केवल वही व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो अमेरिका में जन्मा हो। अगर किसी बाहरी देश का आदमी अमेरिका गया, बस गया, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य होगा कि नहीं? अमेरिका का नहीं होगा। ये विवाद आपका प्रधानमंत्री पद को लेकर भारत में हुआ था कि प्रधानमंत्री भारत का कौन होगा। सोनिया गांधी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। वैसे कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं थी, क्योंकि वर्तमान समय में वह भारत की नागरिक हैं। भले दूसरी जगह की पहले नागरिक थी, लेकिन तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। और आपका कह सकते हैं कि नेताओं का कथन ही रहता है ऐसा कि पालन जल्दी न किया जाए। तो आपका सुषमा स्वराज जी थी, अब तो एक्सपायर कर गई हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर सोनिया गांधी पीएम बनती हैं तो मैं अपना सिर मुड़वा कर और यही क्या करूंगी, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दूंगी। ये धमकी दी थी। तो सोनिया गांधी नहीं बनी, वो अलग बात है, मनमोहन सिंह को बना दिया गया। इसी प्रकार आपका उमा भारती ने भी कसम खाई थी कि अगर मेरे मने मंत्री रहते, गंगा स्वच्छ नहीं हुई तो एक मैं इसी गंगा में कूद कर क्या करूंगी, आत्महत्या। आज तक उनका वादा याद दिलाने वाला कोई नहीं रहा। अब याद दिलाइए, ट्वीट व्वीट करिए कि आपने तो कसम खाई थी। आज भी गंगा मैली की क्या है? मैली ही, यानी कि राम तेरी गंगा मैली ही रह गई, कौन स्वच्छ करे। तो और अलग अरबों खर्चा हो गया, लेकिन आज तक वह स्थिति सुधरी नहीं। अगला देखिए भाई, आपका 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि कम से कम 35 वर्ष के हो जाएंगे, तभी प्रेसिडेंट का मुंह देख पाएंगे, यानी कि तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, क्वालिफाई हो, यानी कि योग्य हो, योग्यता रखता हो। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एज के मामले में ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा के लिए एज आपका मैंने जो है आपका 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति के लिए कम से कम कितना साल? 35 साल। अब देखिए मॉडल कहाँ गलती होगी, आपका थोड़ा सतर्क ये रहना है कि निम्नलिखित में से आपका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किस योग्यता का होना आवश्यक है? पहले है पर चला जाए। दे देगा भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों शर्तें एक साथ क्या करनी पड़ेगी? पालन। तो क्या मार कराएंगे? उपर्युक्त सभी। लेकिन जो दूसरा मॉडल आपका बनता है वहीं गलती होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। 3 ऑप्शन ये रहेगा, और एक दे देगा कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए वह व्यक्ति योग्य हो। तो कौन योग्यता का होना आवश्यक नहीं है? तो राज्यसभा का सदस्य के लिए योग्यता होनी आवश्यक नहीं। लेकिन ये योग्यता किस में काम करेगी? उपराष्ट्रपति में। तो तुरंत आपका उपराष्ट्रपति देखना, ये नहीं कि आपका तुरंत उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन योग्य होगा। ये अनुच्छेद किस में बताया गया है? 66 में। तो पहला, वह भारत का नागरिक हो। एज के मामले में 35 साल की एज क्या कर 35 साल की एज क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। और तीसरी कंडीशन ही घुमाव देना है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के क्या रखता हो? योग्यता। तो दिमाग में ये बैठाना है कि अगर राष्ट्रपति की योग्यता आ जाए तो वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
और अगर यही क्वेश्चन कहाँ आ जाए उपराष्ट्रपति में, तो किसका मेंबर बनने की योग्यता रखता हो? राज्यसभा। तो आपका क्वेश्चन फिर एक बार हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता का होना आवश्यक नहीं है? पहला दे देगा भारत का नागरिक, दूसरा दे देगा 35 वर्ष, तीसरा दे देगा लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो, चौथा राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो। तो बताइए कौन सी योग्यता होनी आवश्यक नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के लिए? लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बना है, थोड़ा घुमावदार बनता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, राष्ट्रपति हैं तो किसकी योग्यता हो? लोकसभा का सदस्य बनने की। और उपराष्ट्रपति हैं तो राज्यसभा का। लेकिन आपका एज के मामलों को छोड़कर, क्योंकि एज का मामला अलग से दिया गया है इस बेयर एक्ट में। अगला देखिए, खंड 2 देखिए आपका 58 का भाई। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन, यानी कि लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी के अधीन कोई लाभ का पद, यानी कि ऑफिस ऑफ बेनिफिट का पद धारण करता है, तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा कि नहीं? नहीं होगा। अच्छे से इसको समझना है। और ये मामला प्रवण मुखर्जी और जो संगमा साहब, जो दोनों लोग एक्सपायर कर गए हैं, आपका इनके चुनाव में ये विवाद उत्पन्न भी हुआ था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, केंद्र सरकार की सेवा में है, राज्य सरकार की सेवा में है, किसी लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम हो गया इत्यादि जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं, लोकल अथॉरिटी की सर्विस कर रहा हो, या किसी अदर अथॉरिटी, ये चारों शब्द आपको डिटेल में पढ़ना है अनुच्छेद 12 में, यानी कि अनुच्छेद 12 में। ये स्थानीय प्राधिकारी क्या है, अन्य प्राधिकारी क्या है, अन्य में ही विवाद है। और उजमा बाई के केस से सुप्रीम कोर्ट ने अन्य प्राधिकारी की व्यापक व्याख्या की और तमाम संस्थाओं को इसमें राज्य क्या किया है, माना है। अब बताया जाएगा भाई उतना संभव नहीं है, मैं बता दूं फिलहाल अभी जब फंडामेंटल राइट एक दो चैप्टर्स खत्म हो जाए तो हम आएंगे आपका शुरुआती दौर से, क्योंकि आर्टिकल 1 से भी अभी पढ़ाना है, तो तब बताया जाएगा। अभी तो चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं, यानी कि न्यायपालिका पढ़ाई गई, अब एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका हो जाए तब विधायिका, और विधायिका के बाद हम अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे बाद में। तो फिर एक बार देखिए, तो ऐसी दशा में उसे क्या करना चाहिए? तो नियम ये है कि अगर वह सरकार की सेवा में है तो राष्ट्रपति का पर्चा दाखिला के पहले वह उस सेवा से रिजाइन दे दे। अगर रिजाइन नहीं दिया, राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, लड़ गया, तो राष्ट्रपति के पद इसको चैलेंज किया जा सकता है और 71 हम बताएंगे। लेकिन चुनाव के पहले नहीं, कब चैलेंज करेंगे? चुनाव के बाद। तो बताया जाएगा, आपका थोड़ा धैर्य रखिए, ये नियम भी बताया जाएगा किस अनुच्छेद में? 71 में। अगला देखिए भाई आपका, लेकिन अब स्पष्टीकरण देखिए, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता हुआ नहीं कहा जाएगा। अब कब नहीं कहा जाएगा कि लाभ का पद धारण किया है? अगर वह राष्ट्रपति पहले से हैं, पहले से उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, या संघ या राज्य का मंत्री हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है, दोबारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑफिस ऑफ बेनिफिट यानी कि लाभ का पद उसे नहीं माना जाए। अब लाभ का पद हम डिटेल में चलेंगे, और जब डिटेल में जाएगा 100 के आगे बढ़ेगा जब अनुच्छेद 2-4 दिन बाद, तो आपका उधर डिटेल में चलना है। आईएएस और जे में पूछा गया
कि लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है कि ये पद आपका बेनिफिट का ऑफिस है कि नहीं। तो इसका निर्धारण संसद करती है, क्या बनाकर, कानून। लेकिन इसकी व्याख्या कौन करता है, न्यायालय। हम बताएंगे, केस दो तीन उधर बताएंगे। लेकिन आपका जब लोकसभा राज्यसभा का चुनाव कराया जाएगा मेंबरशिप के लिए, वहां लाभ का पद अलग से पढ़ना है। यानी कि इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है तो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति के पद पर होते हुए अगर वह चुनाव लड़ता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वह लाभ के पद पर हैं। और कौन किस पद पर रहते हुए चुनाव लड़ता है, तो उपराष्ट्रपति। और किस पद पर रहते हुए, संघ का मंत्री, यानी कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उसी समय चुनाव लड़ गया राष्ट्रपति का, तो इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लड़ सकता है, लाभ का पद नहीं। और कहाँ का मंत्री हो, राज्य का, यानी कि किसी स्टेट का। ये इस प्रकार आपका ये बताया गया। अब आइए आपका 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं। शर्तें माने कुछ कंडीशन है। फिर एक बार प्री के लिए याद रखिए, अगर आपका क्वालिफिकेशन पूछे तो 58 याद रखिएगा, और कंडीशन पूछे तो कौन सा अनुच्छेद याद रखेंगे, 59। तो कुछ राष्ट्रपति की पद बने पद के लिए कुछ कंडीशन है, और यहाँ आपको देखना एक एक चीजें, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर है और वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो जिस तारीख को वह राष्ट्रपति के पद की शपथ लिया है, उस तारीख को ये सांसदीय विधायकी क्या हो जाएगी, बनी रहेगी कि समाप्त हो जाएगी। यानी कि एक उदाहरण केवल एक देखा जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति लोकसभा का सांसद है, सांसद रहते वह प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया तो लड़ सकता है। लेकिन सांसदी का पद कब रिक्त हो जाएगा, जिस तारीख को वह राष्ट्रपति के पद की क्या लेता है, शपथ। जो है चुनाव जीतने के डेट से नहीं, किस तारीख से, जिस तारीख से वह राष्ट्रपति के पद की क्या लेता है, शपथ। अगला देखिए, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी कि राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति का काम करिए, अन्य कोई पद धारण न करिए। अगला देखिए, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, तो भाई आपका माने आपका मकान मिलेगा, आवास मिलेगा, अन्य उपलब्धियां मिलेंगी, तमाम विशेषाधिकार मिलेंगे। और जब तक वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हैं तब तक इसमें कमी की जा सकती है कि नहीं, नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, एक और उदाहरण हम देंगे, दो क्वेश्चन यहाँ बनाइए कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है कि नहीं। तो संसद बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते विशेषाधिकार में कमी हो सकती है कि नहीं, नहीं। और हाई कोर्ट के जजों के भी वेतन भत्ते में कमी। लेकिन एक अपवाद हमेशा याद रखिए, जब भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो आदेश द्वारा अपना भी वेतन क्या कर सकता है, कम। यानी कि खुद आदेश देकर खुद का वेतन क्या कर सकता है, कम कर सकता है। वैसे सामान्यतः नहीं होगा, हाँ खुद कर दे। भाई लिखा नहीं है, लेकिन एक माना जाता है कि राष्ट्रपति चाहें तो खुद ही आदेश जारी करके कि हम वेतन कम लेंगे, त्याग दे। भाई जैसे आपका कोविंद जी हैं, आपका बैठा दिए गए और गए टीचरों के सामने बनारस में तो तमाम कहानी गढ़ दिए। अब पूरा हो हल्ला मचा, हमारा इतना वेतन कटता है, इतना टैक्स लगता है, ये है वो है, 50 बवाल रच दिए।
तो आपका मीडिया वाले पकड़ लिए कि राष्ट्रपति ने झूठ बोला, झूठ बोला। तो राष्ट्रपति उसके बाद मौन हो गए। अब झूठ बोले हैं तो जितना बहस करेंगे उतना ही मीडिया वाले क्या करेंगे। तो 10 दिन समाचार चलाए, उसके बाद मीडिया वाले भी क्या हो गए, शांत हो गए। काफी मैंने बड़बोलापन कहिए। तो उससे मतलब नहीं। एक और उदाहरण देखा जाए, अब तुझे में कम पूछने का चांस है, लेकिन पूछा गया था उस समय जब तरोताजा उदाहरण था। देखिए, प्रणब मुखर्जी और पीए संगमा, ये दोनों लोग चुनाव लड़े थे राष्ट्रपति का। ऐसी दशा में प्रणब मुखर्जी जीते थे और संगमा साहब हार गए थे। संगमा ने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में इनके चुनाव को कि हजूर ये लाभ के पद पर होते हुए आपका चुनाव लड़े हैं। और प्रणब मुखर्जी कह रहे थे कि जिन लाभ के पदों पर मैं था, पर्चा दाखिला के पहले ही उन पदों को मैं छोड़ दिया था, मैं रिजाइन दे दिया था। ये विवाद उत्पन्न हुआ। तो इसमें जो फैसला आया था, ये एक बार जे में ये पूछा गया कि पीए संगमा के केस में कितने 5 जजों की पीठ बैठी थी, फैसला कितने से आया, 3-2 से। अब वैसे चांस नहीं है क्योंकि बहुत पुराना मामला हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन उस समय आया था, यानी कि 3 जज ही प्रणब मुखर्जी के फेवर में थे। 2 जजों का ये मानना था कि प्रणब मुखर्जी ने पर्चा दाखिला के बाद लाभ का पद छोड़ा है। अगर इसी में आपका एक इधर हो जाता तो इनका चुनाव ही क्या हो जाता, रद्द। लेकिन वो कहिए कि एक के कारण, एक जज के कारण ये बने रहे। तो उससे मैंने अगला देखिए भाई, आपका अनुच्छेद आपका 59 के बाद आ जाइए 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। धारा 60 से भाई पहले मॉडल बनाइए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखिए आसान नहीं है पकड़ना। इसको हम लिस्ट बनवा रहे हैं। निम्नलिखित देखिए आपका जो शपथ का मॉडल दिया गया है कि किस मॉडल में कौन पदाधिकारी ओथ लेगा, ये मॉडल आपका शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है। यानी कि संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है, 3 में। लेकिन लेकिन लगाना है, कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका जो शपथ का प्रारूप है वह प्रारूप आपका अनुसूची नंबर 3 से कवर नहीं होता। उनका प्रारूप आपका आर्टिकल में ही दे दिया गया है, अनुसूची में नहीं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस पदाधिकारी के शपथ का मॉडल या प्रारूप तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो दे देगा हाई कोर्ट के जज, दे देगा सुप्रीम कोर्ट के जज, दे देगा भारत का राष्ट्रपति। इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति का मॉडल वहाँ नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति किस मॉडल के अनुसार शपथ लेगा, ये किस आर्टिकल में है, 60 में। अब फिर आप देखिए और किनका किनका मॉडल दिया गया है, सबका मॉडल याद रखना है। दूसरा कौन आ गया, उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन आ गया, राज्य का राज्यपाल। उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए अनुच्छेद भी याद करना है। तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में, और उपराष्ट्रपति देखिए तो एक बार देख लीजिए भाई, हमें भी याद नहीं आ रहा है। 69 है। थोड़ा गवर्नर का देखिए तो 163 से आगे बढ़िए, देखिए उसी में होगा 130। हाँ, एक बार देखिए भाई आपका सही है ना। फिर हम मॉडल देखिए पहले, तब आपका शपथ चला जाए। उसमें भी 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं जो टीजीटी पीजीटी में भी बार बार इस समय कवर कर रहे हैं।
पहले तो ये जानिए, तीनों को मॉडल बनाइए प्री का। निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेदों में दिया गया है? तो तीन प्राधिकारी याद रखें, कौन कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब। फिर दूसरा क्वेश्चन अनुच्छेद वाइज याद रखना है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में? 60 में। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप 69 में। और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप 159। ये दूसरा आपका क्वेश्चन, तीसरा मॉडल बनता है कि किसका प्रारूप द्वितीय तृतीय अनुसूची में नहीं है? तो इन तीनों का ओथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में नहीं है। आपका किसमें है? संविधान में यह स्पष्ट क्या किया है? लिखा गया। दूसरा, राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा अथराइज कोई अन्य व्यक्ति। यानी कि सीजेआई यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति चाहें तो किसी अन्य को अथराइज कर सकते हैं कि आप ही इनको क्या दिलवा दीजिए शपथ, या तो किसी जज को कर दें या उपराष्ट्रपति को भी कर सकते हैं भाई कि आप ही क्या करिए, शपथ दिलवा दीजिए। अब आइए आपका अगला देखा जाए। अगला आपका जो शपथ का मॉडल दिया गया है उसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं, और वह जो टीजीटी में बना है, जीएस में बन सकता है कि संविधान का संरक्षण की गारंटी शपथ कौन लेता है? कि हम संविधान का प्रोटेक्शन करेंगे, संरक्षण करेंगे, तो राष्ट्रपति। क्योंकि स्पष्ट अभी हम बताएंगे कि राष्ट्रपति इस बात की ओथ लेता है कि मैं संविधान का क्या करूंगा? रक्षा करूंगा, कानूनों की रक्षा करूंगा, विधियों की मर्यादा क्या करूंगा? बनाए रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए आपका अनुच्छेद 60 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब राष्ट्रपति न रहें तो आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति तभी काम करेंगे जब वह राष्ट्रपति के पद की क्या ले लें? शपथ। ऐसे नहीं, यानी कि अगर राष्ट्रपति मर गया तो ये नहीं कि उपराष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की क्या दिलवाई जाएगी? शपथ। और बताया जाएगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उस समय वह राज्यसभा का चेयरमैन का काम नहीं करेगा। आगे अनुच्छेदों में डिटेल में हम चलेंगे, अभी यहाँ बैक कर रहे हैं भाई, उतना डिटेल में संभव नहीं है, आगे अनुच्छेदों में आएगा। तो ऐसी दशा में आपका ओथ कौन दिलवाएगा? बता ही दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति। अब जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा तो क्या क्या बोलेगा? मैं अमुक, अमुक मतलब अपना नाम बोले। अब देखिए दो मॉडल हैं, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आस्तिक लोग हैं, इसीलिए बनाया गया कि भारत एक सेकुलर सेकुलर कंट्री है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति धर्म को न मानते हुए शपथ ले और कोई व्यक्ति धर्म को मानते हुए, तो दोनों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। कोई एक शब्द आप बोलिए, या तो मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ ये भी बोल सकते हैं, या ये न बोलकर आप ये बोल सकते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। दोनों में से कोई एक शब्द आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन या निर्वहन करूंगा। तो निर्वहन कब करेगा व्यक्ति? जब राष्ट्रपति न रहे भाई, तभी तो निर्वहन करेगा। करूंगा
तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का, तो राष्ट्रपति ये ओथ लेते हैं कि मैं जितना हो सकता है पूरी योग्यता से मैं संविधान का भी और जितने कानून हैं उनका भी क्या करूँगा। तो तीन शब्द, आपका परिरक्षण करूँगा, संरक्षण करूँगा, प्रतिरक्षण करूँगा। यानी कि इसका मतलब कि परिरक्षण, संरक्षण और आपका प्रतिरक्षण करूँगा। तो क्वेश्चन यहाँ ये बना है कि राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, संविधान के परिरक्षण की, कि संरक्षण की, कि प्रतिरक्षण की, उपर्युक्त सभी। तो संविधान का संरक्षक कौन है, भारत का राष्ट्रपति टीजीटी के मॉडल के अनुसार। क्यों है, क्योंकि वो ओथ लेता है। ये टीजीटी में जो विवाद हुआ था, हाई कोर्ट में गया था, ये हाई कोर्ट में आपका आयोग ने तर्क रखा और तर्क को सही माना हाई कोर्ट ने कि भाई सही ले रहा है। देखिए आप, संरक्षण या प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं, संविधान और कानून की, राष्ट्रपति। कि हम क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। और भारत की जनता, अब आगे आगे हैं आपका, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में आपका क्या रहूँगा, लगा रहूँगा, यानी कि निरत रहूँगा। यानी कि हमेशा मैं ऐसा कार्य करूँगा जिससे भारत की जनता की क्या हो, भलाई हो और कल्याण हो। ये कौन ओथ ले लिए, भारत के राष्ट्रपति। अगला देखिए आपका 61 बता दिया गया है। अब 62 आ जाइए। राष्ट्रपति के पद को रिक्ति की भरने के लिए समय, तो बस एक लाइन जानना रहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो जल्दी से जल्दी उसको भरा जाएगा। लेकिन अब जल्दी से जल्दी का मतलब आपका कितना जल्दी, तो अधिकतम कितने समय में चुनाव कराना पड़ेगा, वही एक लाइन याद रखना है, 6 माह। यानी कि मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति है, 1 जनवरी को मर जाता है, तो उपराष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेंगे। लेकिन नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और बताइए चुनाव आपका कितने दिनों के अंदर कराना पड़ेगा, मरने के 6 माह, यानी कि अगले कितने दिन के अंदर। और जो नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा, अब दिमाग में ये भी बैठाए रहिए कि वह पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल के बराबर नहीं, बल्कि वह पूरा फिर से कितने साल रहेगा राष्ट्रपति, 5 साल। जैसे एक उदाहरण देखिए, दिमाग उल्टा न लगाइएगा यहाँ आपका लोकसभा और राज्यसभा जैसे। अगर ये एक व्यक्ति है 3 साल राष्ट्रपति रहा, या तो इस्तीफा दे दिया, या मर गया, या इसको महाभियोग द्वारा क्या किया गया, हटा दिया गया। तो 3 साल जिस दिन यह मरा है, आपका उसी दिन या 1-2 दिन बाद जो भी कहिए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की क्या दिलवा दी जाएगी, शपथ। और राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। इसमें कोई शक नहीं, अभी बताया जाएगा। अगला नियम ये आया कि अगले 6 माह में चुनाव होगा। कोई नया राष्ट्रपति मान लीजिए बी चुना गया, तो क्या ये पुराने राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल तक रहेगा, कि जिस दिन शपथ ग्रहण किया है 5 साल तक रहेगा। 5 साल, ये न कहेगा कि जो समय बचा है। ये राष्ट्रपति में नियम लागू नहीं होता। ये नियम कहाँ कहाँ लागू होता है कि शेष बचे समय तक रहेंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में आपका लागू होता है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में लागू, याद रखिए यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा कि शेष कार्यकाल। इसके बाद अब आ जाइए वाइस प्रेसिडेंट। अब ये ना समझिएगा कि राष्ट्रपति समाप्त हो गए। राष्ट्रपति का अभी सामान्य बातें बताई गई। अभी राष्ट्रपति जब पढ़ ही रहे हैं, तो जितनी पावर है राष्ट्रपति की, एक एक पावर पढ़ना है। और भारत में राष्ट्रपति की स्थिति लास्ट में पढ़ना है। तो चूंकि क्रम से चल रहा है, तो उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद समाप्त कर दी जाए,
तब भारत की जितनी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं एक एक करके पढ़ना है और तमाम अनुच्छेद निपट जाएंगे। शक्ति जब पढ़ेंगे तो तमाम अनुच्छेद अपने आप क्या होंगे, उसमें कवर होते रहेंगे। देखिए भाई आगे, भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, पहला जो क्वेश्चन बनता है कि जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट का, पहले सामान्य क्वेश्चन कुछ बनाइए कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का जो ये पद है ये किस देश से प्रेरित हैं, कहाँ से एडाप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका मार कर आइएगा, यानी कि ये पद कहाँ से प्रेरित है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा देखिए आपका क्वेश्चन का मॉडल पहले देखिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शपथ किसी अन्य पद की लेता है लेकिन कार्य कोई माने कार्य दूसरा करता है, तो वह भारत का वाइस प्रेसिडेंट है। शपथ लेगा उपराष्ट्रपति के रूप में लेकिन मुख्य कार्य है राज्यसभा का चेयरमैन का, यानी कि सभापति का। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत का वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा व्यक्ति है जो सदन का सभापति तो करता है लेकिन उस सदन का मेंबर ही नहीं होता, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं है लेकिन राज्यसभा में आपका राज्यसभा का सभापति का काम करता है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो पहले शब्द समझिए भाई, एक्स ऑफिसियो का मतलब हुआ पदेन। पदेन का मतलब ये हुआ कि आप जब एक पद को पाते हैं तो अपने आप आपको दूसरा पद मिल जाता है। दूसरे पद के लिए कोई आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि व्यक्ति एक पद पर आसीन हुआ तो दूसरा पद उसे अपने आप मिल जाता है। तो कोई तो उदाहरण बताइए जहाँ की, जैसे भारत का प्रधानमंत्री, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वह राष्ट्रीय विकास योजना का अध्यक्ष का पद अपने आप मिल जाता है। आपका जो ये नीति आयोग का अध्यक्ष है माने उसको मिल जाता है। कुछ करना नहीं है, एक पद पर होने के कारण ही दूसरा पद क्या हो गया, अपने आप प्राप्त हो गया। इसको लीगल भाषा में कहते हैं पदेन। पदेन माने एक्स ऑफिसियो। तो कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो एक पद पर होने के कारण दूसरा पद अपने आप पा लेता है, तो भारत का वाइस प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है लेकिन कौन सा पद पा लिया, राष्ट्रपति का। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है, अभी सामान्य बातें चले, अनुच्छेद शुरू नहीं हुआ और आज शुरू भी नहीं हो पाएगा, सामान्य बातें ही पहले पढ़िए। उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति न मार कर आइए। आपका जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वह राज्यसभा के चेयरमैन मने की हैसियत में मिलता है। अगला क्वेश्चन आइए कि क्या उपराष्ट्रपति आपका प्रथमतः वोट देने का हकदार है कि नहीं, नहीं है। केवल कैसा वोट देगा, निर्णायक वोट देगा, यानी कि रेफरी का काम केवल करेगा। क्यों प्रथम मत नहीं देगा, क्योंकि किसी भी दशा में नहीं, क्योंकि उस सदन का वह सदस्य नहीं है। आपका बताया जाएगा। इसमें दो कंसेप्ट अच्छे बनाने हैं। एक आपका जो बनाना है लोकसभा का अध्यक्ष और दूसरा राज्यसभा का सभापति। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का अगर प्रस्ताव है तो चूंकि वह लोकसभा का मेंबर भी होता है अतः वह
प्रथम वोट देगा, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वह राज्यसभा के क्या नहीं होते, मेंबर। तो कौन सा पदाधिकारी केवल आपका निर्णायक मत देगा, रेफरी का काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति। यानी कि जब मान लीजिए कि 100 वोट पक्ष में पड़े राज्यसभा में और 100 वोट किस में पड़े, विरोध में, तब यहाँ उपराष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है कि जिधर लुढ़क जाएंगे, अगर इधर लुढ़क गए तो एक वोट दे दिए तो कितना हो गया, बहुमत इधर हो गया, और इधर चले गए तो इधर। तो कल और बताया जाएगा आपका, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी भाई चलाना है। समय भी 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला कि 55 मिनट का क्लास हो गया। तो भाई संविधान है, थोड़ा समय लगता है, धैर्य रख के पढ़ा जाता है, और ये शांति काल के समय पढ़ा जाता है जब वैकेंसी न हो। ये भी मैं बता दूं, अभी शांत काल है, अभी अच्छे से पढ़ लेंगे, और आपातकाल आ जाएगा तो हाय तौबा मच जाएगी। तो अभी शांत काल में शांति से पढ़िए, और एक एक छोटी छोटी बात दिमाग में क्या करिए। तो अभी 10 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई, ज़्यादा का ब्रेक नहीं रहेगा, 10 मिनट का ब्रेक है।